तो बच्चों आखिरी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में कि कंडक्टर क्या होता है, समझ गए ना। और कंडक्टर में हमने एग्जांपल लिए थे ऑल मेटल्स, प्योर मेटल्स जितने भी होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब उनके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। और हमने कुछ अलॉयज के एग्जांपल भी लिए थे वहां पर, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि जो अलॉयज होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, मतलब करंट फ्लो तो करता है लेकिन जितना प्योर मेटल के थ्रू करंट फ्लो करता है उतना नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल के थ्रू तो करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो कर रहा है, कुछ के थ्रू कम फ्लो कर रहा है और कुछ के थ्रू बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैटर की या फिर मटेरियल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों जो करंट को फ्लो नहीं करने देती? समझ रहे हो ना बात? कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी है उस मटेरियल के अंदर कि जो चार्ज को फ्लो करने से रोक रही है, जो चार्ज के फ्लो का अपोज कर रही है। तो हमें उसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है, आप समझिए कि रुकावट। रुकावट, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रुकावट। समझ रहे हो ना? हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई में आपके टारगेट में आपके लिए रुकावट क्या बन रहा है? सेल फोन, समझ रहे हो ना? पबजी, टिकटॉक बैन हो गया हो तो ये क्या है? ये आपकी फील्ड की रुकावट है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से रोक रही है, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह चार्ज को फ्लो करने से भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो करने से रोकती है, जो चार्ज का अपोज करती है। उसे क्या नाम देते हैं? उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे, समझ रहे हो ना? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोके, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ आ गई ना बात? हाँ ठीक है बच्चों। चलो अब आप एक बात बताइए, गुड कंडक्टर्स क्या होंगे? बताइए मुझे भाई। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है, समझ आ गई है तो बात। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोके, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। चलो ये समझ आता है। अब कंडक्टर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते थे? जिसके थ्रू करंट फ्लो कर जाता है उन्हें बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन यहां पर एक नई चीज ऐड कर दी हमने कंडक्टर के साथ, गुड। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होगा? ध्यान से सोचिएगा। कंडक्टर का काम है करंट को लेकर जाना, सही है ना? जो करंट को अपने थ्रू फ्लो करने दे उसे बोलते हैं कंडक्टर। और गुड कंडक्टर जो उस काम को और अच्छे से करे, मतलब जो फ्लो ऑफ चार्ज को और अच्छे से कराए, ज्यादा से ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज कराए, उसे क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। और कोई भी कंडक्टर गुड कब बनेगा? जब उसमें रुकावट कम होगी। रुकावट कम होने का क्या मतलब है बच्चों? कि जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा कम रुकावट होती है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स है। समझ रहे हो ना? जब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट आराम से होता रहेगा बिना किसी रुकावट के, इसका मतलब वो एज अ गुड कंडक्टर बिहेव कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन देखिए गुड कंडक्टर्स की, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। सही है ना बात? यही तो पढ़ रहे हैं हम, यही तो बताया है कि गुड कंडक्टर्स के अंदर रुकावट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। चलो ठीक है, समझ आता है ना? तो आगे आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? देखिए रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा रुकावट नहीं होती,
आ गई ना बात समझ में? उनके थ्रू करंट फ्लो तो करता है, लेकिन ना तो इतना ज्यादा करंट फ्लो करता है उनके थ्रू कि वो गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगे, क्योंकि गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो रुकावट होती है, वो गुड कंडक्टर से थोड़ी ज्यादा है। तो लिखा हुआ है कि दो सब्सटेंस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। आगे बच्चों बात समझ में? उसके बाद आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमने भी लास्ट टॉपिक में इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। क्या पढ़ा था कि इंसुलेटर कौन से मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को फ्लो करने से रोके, मतलब जिनके थ्रू चार्ज फ्लो ना कर सके, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो अब हम इंसुलेटर को फिर से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की टर्म में, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है किसी भी मटेरियल की, रेजिस्टेंस, रुकावट। वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर को अब कैसे डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंस व्हिच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, वो सब्सटेंस जिनके अंदर रुकावट बहुत ज्यादा है, जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, जो चार्ज को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देती, जैसा कि प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर से चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता? क्योंकि बच्चों उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो नहीं कर पाता। तो ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अब तक डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे, ठीक है। और गुड कंडक्टर्स को हमने डिफाइन किया है रेजिस्टेंस के बेस पर। तो रेजिस्टेंस जब बहुत ही ज्यादा कम हो, इसका मतलब वो बिहेव करेंगे एज अ गुड कंडक्टर। समझ आ गई ना बात? वो मैक्सिमम फ्लो ऑफ चार्ज अपने थ्रू होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और रेजिस्टर आते हैं फिर जिनका रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है, मीडियम होता है, गुड कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होती है उनमें रुकावट। फिर आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को कैसे डिफाइन किया हमने कि इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। तो खैर इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ठीक है बच्चों, देखिए फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, पता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हम अब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। हमारे चैप्टर का नाम है ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, उनका एक स्केच देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। हम तो लास्ट टॉपिक में चार्ज डिस्कस कर चुके। इलेक्ट्रिक चार्ज भी वही होता है ना, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करे, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया आ गया समझ? इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है बच्चों। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद बच्चों हमें चलना है इलेक्ट्रिक करंट की ओर, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? चलो ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, और फिर रेजिस्टेंस को हम और डीपली पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। अभी तो एक हमने छोटा सा इंट्रो लिया है रेजिस्टेंस का, ठीक है। चलो उसके बाद हमें रेजिस्टिविटी पढ़नी है और इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। और इस चैप्टर में हमें दो चीजें और पढ़नी है, एक तो ओम्स लॉ पढ़ना है इसमें, ठीक है बच्चों, और एक पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अभी हमने इसे डिजाइन किया है इस तरीके से, एक स्केच बनाया कि हमें बेसिकली ये सब चीजें इसमें चैप्टर में भी आगे पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये एक चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एक Q चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने क्या पढ़ा है चार्ज के बारे में, कि ये किसी दूसरे चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, समझ रहे हो ना। अब ये फोर्स तो एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन इसकी कोई लिमिट होगी,
समझ रहे हो ना। ये थोड़ा ही कि भाई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने 1,00,000 किलोमीटर दूर एक दूसरा चार्ज रख दिया, ये उस पर भी फोर्स लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक टीचर अगर क्लास में पढ़ाता है तो उसकी एक फील्ड होती है कि हाँ इस फील्ड तक उसके स्टूडेंट है और इससे जो दूसरी फील्ड है वहां पर दूसरे टीचर के स्टूडेंट है, मतलब एक फील्ड डिसाइड हुई भी होती है कि हाँ इस फील्ड में मैं स्टूडेंट को जैसा बोलूंगा वो मेरी बात मानेंगे। समझ रहे हो ना। अगर मैं भाई माफिया हूं, माफिया किसी इलाके का, ठीक है, तो हमारा एक इलाका डिसाइड हुआ होता है ना कि इतने इलाके में हमारी बात चलेगी, हम जैसा लोगों को बोलेंगे वो वैसा करेंगे, एक फील्ड डिसाइड हुई भी होती है। समझ रहे हो ना। इनफाइनाइट तो नहीं है किसी की फील्ड की भाई वहां तक उसकी पावर हो, कुछ कुछ इलाकों में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या है अभी देखते हैं। ये एक चार्ज है क्यू, ठीक है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है। हमें ये पता है, इधर को बना देते हैं थोड़ा सा, क्यू इस पॉइंट पर रखा है। हमें पता है कि ये दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट होगी, एक रीजन होगा, एक एरिया ऐसा है जहां तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो वो एरिया जहां तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सके, सपोज कर लेते हैं कि ये वो एरिया है जहां तक इस चार्ज की पावर है, मतलब जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये वो एरिया है। तो इसे बोलेंगे हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पर कोई चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है इस पॉइंट पर, तो ये इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है, इसकी पहुंच से बाहर है। समझ रहे हो ना, इसकी लिमिट इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक है। लेकिन अगर इस क्यू चार्ज को मैं यहां पर ले आऊं तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, इसके रीजन में आ चुका है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आता है क्या है कि कोई चार्ज जिस रेंज तक किसी अदर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सके, उस रीजन को, उस एरिया को, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोले। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगर इसकी फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा तो ये उसे अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। समझ रहे हो ना? वो डिपेंड करेगा कि चार्ज इसी की नेचर का है या फिर ऑपोजिट नेचर का है। लेकिन अगर इसकी फील्ड से बाहर कितने भी चार्ज आ जाए, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, ये उन पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। ठीक है ना? समझ आ रही है? मजा आ रहा है पढ़ाई में? ठीक है, मजा लेते रहो और पढ़ते रहो। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि a region of a charge in which that charge exert the force on any other charge। वो रीजन, वो एरिया जिसमें कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सके, उस फील्ड को, उस रीजन को हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है बच्चों? चलो इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इसके बाद हम कहां पर चलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने भी इलेक्ट्रिक फील्ड समझा है ना बहुत अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की क्यू की, ये। अब अगर मेरे पास यहां पर +1 चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट पर मेरे पास प्लस चार्ज रखा हुआ है। मुझे उस +1 चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट है, क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉइंट। मुझे इस +1 चार्ज को यहां से उठा करके यहां लाना है। तो मैं ला रहा हूं, लाते लाते मैं कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। तो मुझे कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता। समझ रहे हो ना बात? यहां पर जब मैं चार्ज को उठाकर लाऊंगा तो ये चार्ज इस वाले मूविंग चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा अपना, क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता हूं यहां से, तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने लग जाएगा क्योंकि अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है।
तो अब मुझे इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यही है बच्चों कि इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को, इंफिनिटी से +1 चार्ज को उठाकर इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो मैं क्या करूंगा, +1 चार्ज लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखूंगा उसे, Q की, कैपिटल Q की, और उस +1 चार्ज को मैं मूव कराकर इस P पॉइंट तक लाऊंगा जो कि कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। मैं देखूंगा कि मुझे कितना वर्क करना पड़ा है यहां तक +1 चार्ज को लाने के लिए, तो वो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो क्या समझ आया हमें यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इंफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो भी एरिया है वो सब इस चार्ज के लिए इंफिनिटी है। समझ रहे हो ना बात? तो इंफिनिटी से +1 चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाना और उसे लाने में जो भी वर्क करना पड़े वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ रहे हो ना बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट से P पर +1 चार्ज को उठाकर लाया हूं, ठीक है ना बच्चों? तो मुझे यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, वो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। समझ आ गई ना बच्चों? आई होप बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो समझ आ गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या फिर पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होगा? देखिए इस फील्ड में एक पॉइंट ले लिया हमने यहां पर R और ये P पॉइंट है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट लीजिए और एक पॉइंट से +1 चार्ज को मूव कराइए दूसरे पॉइंट, तो इस P पॉइंट से +1 चार्ज को R पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ आ गई ना बात? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर +1 चार्ज को लेकर जाओ, जितना भी वर्क डन करना पड़े वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ आ गई बात? सबसे पहली बात है पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो क्या बनेगी डेफिनेशन कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। समझ आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस समझ आता है? पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है एक वोल्टेज, भी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, याद रखो, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना चार्ज मूव किया है आपने। समझ रहे हो ना? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, कितना चार्ज आप मूव कर रहे हो। समझ आ गई बात? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट। तो V इक्वल टू आ गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। समझ आ गई बच्चों? तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को? देखिए अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। समझ आ गई बात? ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ आ गई ना बात? दूसरी बात है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों?
और एक और बात है वोल्ट मीटर के बारे में कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी रेजिस्टेंस के साथ। समझ आ गई बात। अब ये पैरेलल क्या चीज है, आगे जाके पढ़ेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का ही एक डिवाइस है। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि पोटेंशियल डिफरेंस तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे।